मॉर्निंग एमसीएल। दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट दिग्विजयजीत बहादुर पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड नंबर 138 में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना, यह वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह है। आप मुझे देख और सुन सकते हो, मैं आपको देख और सुन नहीं सकता। दोस्तों कृपया करके अपना नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। अपने साथ पानी की बोतल, पेन और एक नोटपैड रखें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के इस वेबिनार में डिस्कस हो उसे आप नोट डाउन कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमसीएल प्रोजेक्ट वीडियो के साथ। कान्हे पे सूरज दिखाते चला आंखों में भर के जना बुझ गया कान्हे पे सूरज चला बुझ के उड़ रही है बेधड़क सी आंधी अब ते थे रस्ते
दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले चरण की ओर, जो है एमसीएल, मिशन, विजन और प्लेज। दोस्तों आप सभी से निवेदन है, मेरे साथ आप भी दोहराएं। एमसीएल के लिए शपथ। मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल, मीरा क्लीनफील्ड्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशो हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल की प्रमुख मूल्य, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीके से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे भले ही कोई भी आसपास ना हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारी नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, आपके सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, अब हम अपने व्यवहार व्यवहार में यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को बताना नहीं चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल ना करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितना जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दे। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद करें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बातें ना करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहें। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहें। समुदाय के साथी, सदस्य, कनिष्ठ और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की आवश्यकता के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के सभी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया करके इसे प्रशासन लिखित रूप से जानकारी लाने से ना हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा।
थॉट ऑफ द डे, पर्यावरण में लाना है अगर सुधार तो अपनाना होगा सबको सहकार। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही आज के जो आने वाले स्पीकर हैं ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, इनके एजुकेशन के बारे में बताऊं तो इन्होंने बीए किया है और साथ ही साथ अपने तहसील में बचत संगठन के साथ लगी हैं और साथ ही साथ एक एनजीओ में सीएसआर मैनेजर की पद पे निर्धारित हैं और साथ ही साथ सोशल वर्क करके अपने तहसील को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए समर्पित हैं। सो लेट्स वेलकम ऑल द वे फ्रॉम वैजापुर तालुका नारी शक्ति ऑफ एमसीएल मिसेस छाया बंगाल। ओवर टू यू मैम। थैंक यू दिग्विजय जी सर। आज आज की कहानी, आज मैं आपको सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रानी बंग की प्रेरणादायी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ और उसी तरह से हम वैजापुर तहसील में MCL 5 मिशन प्रति हमारा दायित्व कैसे निभा रहे हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर रानी बंग एक प्रेरणादायी समाज सेवी डॉक्टर है जिन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में महान योगदान दिया है। डॉक्टर रानी बंग एक प्रख्यात समाजसेवी डॉक्टर है जिन्होंने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य क्रांति लाई है। प्रारंभिक जीवन, उनका जन्म महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हुआ। उनके मन में समाज सेवा की भावना पहले से ही थी। डॉक्टर रानी बंग ने नागपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD स्त्रीरोग की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज में ही उनके पति डॉक्टर अभय बंग से मुलाकात हुई जिनके साथ 1977 में शादी के बाद वो अमेरिका पढ़ाई के लिए गई, लेकिन भारत लौटकर ग्रामीण सेवा का संकल्प लिया। गढ़चिरौली जैसे आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार, महिलाओं और बच्चों पर ध्यान देने के लिए 1985 में उन्होंने पति अभय के साथ चर्चा सर संस्था की स्थापना की। गढ़चिरौली में आदिवासी महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर फोकस किया। जहां पहले कोई महिला डॉक्टर नहीं पहुंची थी, उनके पहले से ही शिशु मृत्यु दर 121 से घटकर 30 प्रति हजार हो गई। ग्रामीण महिलाओं में 92% स्त्री रोग की समस्या पाई, लेकिन सिर्फ 8% इलाज करा पाती थी। उन्होंने स्थानीय दाइयों को प्रशिक्षित कर घर आधारित नवजात देखभाल शुरू की। डॉक्टर रानी बंग इनकी उपलब्धियां, सर संस्था की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय पर पहचान, कई देशीय और विदेशीय पुरस्कार की प्राप्ति लय में इस कहानी से क्या सीख मिलती है। डॉक्टर रानी बंग साबित करती है कि सामुदायिक भागीदारी पर जोर देकर दूरदराज क्षेत्रों में भी बदलाव संभव है। उनका 30 से अधिक वर्षों से जारी यह कार्य आदिवासी सशक्तिकरण का प्रतीक है। मैं भी 20 साल से सामाजिक कार्य कर रही हूँ। मैं आपको हमारे तहसील से MCL 5 मिशन प्रति मेरा और हमारे टीम का दायित्व और कार्य बताती हूँ। पर्यावरण के बारे में हम पर्यावरण संरक्षण, पेड़ लगाना और पेड़ बढ़ाना, प्राकृतिक खेती करना, इसका ट्रेनिंग और प्रशिक्षण सभी नागरिकों को देते हैं। रोजगार, अनेक प्रकार के कौशल्य विकास ट्रेनिंग देकर महिला और युवा युवती को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। सशक्तिकरण, महिला और बाल सशक्तिकरण के लिए अनेक जागरूकता प्रशिक्षण हम आयोजित करते हैं, जैसे स्त्री पुरुष समानता, महिला अत्याचार के प्रति आवाज उठाना, पुलिस प्रशासन के साथ मिलाकर अनेक सुरक्षा ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन करना, किसानों को उनके फायदे का प्रशिक्षण देना। ऊर्जा, घर में और खेतों लगाने वाली ऊर्जा किस तरह हरित ऊर्जा हो सकती है, उसके बारे में हम तहसील में जागरूकता फैलाते हैं। एक एमकोल, MCNG गैसीफायर जैसे संभावित विकल्पों पर हम प्रचार करते हैं। अर्थव्यवस्था, खेती के साथ अन्य उद्योग के बारे में जानकारी और उत्पादित माल पर संस्करण और प्रोसेसिंग की विस्तृत जानकारी हम हमारे किसानों को देते हैं।
जिसके वजह से उनके अर्थव्यवस्था में सुधार आ सके। धन्यवाद। मैं यहाँ अपने प्रेजेंटेशन को विराम देती हूँ। मुझे मुझे यह मंच के लिए मैं संपूर्ण एमसीएल परिवार की आभारी हूँ। सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करूंगी आज के अगले स्पीकर श्री सुरेंद्र यादव जी को, जो महेौरा तहसील बिहार से एक एमसीएल एमयूपी है। बिहार असम चेक पोस्ट पर उन्होंने टैक्स क्लियरेंस सेवरता कार्य किया है। आज वह सरकार से ग्राहक टैक्स सेवा सीएससी कैंटर के माध्यम से बहाल कर रहे हैं और एमसीएल कार्य में ही जी जान से लगे हुए हैं। आइए बुलाते हैं श्री सुरेंद्र यादव जी को। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैडम, मेरा परिचय देने के लिए और मंच पर आमंत्रित करने के लिए। नमस्ते एमसीएल परिवार, मैं सुरेंद्र यादव आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम भारतीय कर व्यवस्था को बहुत ही संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। सरकार की आय का मुख्य स्रोत टैक्सेशन होता है। सरकार अपने नागरिकों की सुविधाओं का विस्तार करने, सड़क बनाने, अस्पताल, स्कूल, सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने और अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने के लिए धन टैक्स के माध्यम से इकट्ठा करती है। सरकार की आय का लगभग 90% इसी टैक्सेशन से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार में 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा आयकर अधिनियम को लागू किया गया था, जिसमें भारत में रह रहे ब्रिटिश नागरिकों, भारत के धनी व्यक्तियों और व्यापारियों पर आयकर लगाया गया था। 1956 में केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम पास किया गया था, जिसे 1957 में लागू किया गया था। 1890 में डॉक्टर राजा चलैया कमेटी ने सर्विस टैक्स लगाने के लिए सिफारिश किया था, जिसे 1994 में लागू किया गया था। शुरुआत में केवल तीन सेवाओं दूर संचार, स्टॉक ब्रोकरेज और बीमा सेक्टर को इस सर्विस टैक्स के दायरे में लाया गया था। प्रारंभिक अवस्था में इस पर 5% की दर से सर्विस टैक्स लगाया जाता था। आगे चल के 2012 तक इसका विस्तार करके 119 सेवाओं को इसमें शामिल किया गया। जीएसटी इंप्लीमेंट होने के समय सर्विस टैक्स को जीएसटी में समाहित कर दिया गया। हमारे देश में दो तरह की टैक्स व्यवस्था है, डायरेक्ट टैक्सेज और इनडायरेक्ट टैक्सेज। डायरेक्ट टैक्स वह होता है जो किसी व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है और उसका भुगतान ही उसी व्यक्ति या उस संस्था को करना पड़ता है, यानी इसको किसी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जैसे इनकम टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, कारपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स किसी वस्तु या सेवा के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और उसका भुगतान उस वस्तु के विक्रेता या क्रेता द्वारा किया जाता है, लेकिन अंततः उसका बोझ उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है। सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इत्यादि इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। 1956 में केंद्रीय बिक्री कर को
पास किया गया था, जिसे 1957 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को वस्तुओं के खरीद और बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार प्राप्त हुआ, जिसमें राज्य सरकारों को पहली बार वस्तुओं और सेवाओं को खरीद बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार मिला, जिसमें हर राज्य अपने तरह से किसी वस्तु पर अलग अलग टैक्स लगाते थे। उनके सेल टैक्स परमिट भी अलग अलग होते थे। जैसे एक ही वस्तु का मूल्य दो राज्यों में अलग अलग होता था, क्योंकि दोनों राज्य उस वस्तु पर टैक्स अलग अलग लगाते थे। और एक वस्तु को यदि दूसरे राज्य में ले जाना है तो हर राज्य अपने राज्य के अंदर रेवेन्यू का लीकेज नहीं हो, इसके लिए अपनी सीमा के एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पर कमर्शियल टैक्स स्थापित किए थे। वहां पर जब गाड़ियां आती थी तो एंट्री पॉइंट पर उनको ट्रांजिट डिक्लेरेशन इशू करना पड़ता था और एग्जिट पॉइंट पर उसको इंडोर्स करके निकलना पड़ता था। इसका मतलब हुआ कि ये माल उनके राज्य में नहीं बिका है, अर्थात उनके यहाँ रेवेन्यू का कोई लीकेज नहीं हुआ है। यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स व्यवस्था था। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज को करना पड़ता था, जिससे वस्तुओं का ट्रांजिट टाइम अधिक लगता था। वैल्यू एडेड टैक्स को 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया और जून 2017 यानी जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के पहले तक ये हमारे देश में लागू था। अभी भी कुछ जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, लिक्वर और इलेक्ट्रिसिटी पर अभी भी वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि इसको जीएसटी के दायरे में अभी तक नहीं लाया गया है। यह कर वस्तु के बिक्री के हर चरण में लगाया जाता है। यानी कि मैन्युफैक्चर यदि किसी वस्तु का रॉ मटेरियल उत्पादक अपने उत्पाद को मैन्युफैक्चरर को देता है और मैन्युफैक्चरर उसको बना करके डिस्ट्रीब्यूटर को देता है और डिस्ट्रीब्यूटर उसको होलसेलर तक पहुंचाता है और होलसेलर के बाद में उसको रिटेलर के पास जाता है। जितने भी सारे चरण होते हैं विक्रय के, हर पॉइंट पर वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगाया जाता है। इसलिए इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए आईटीसी मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया। यह एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है जो पूरे देश को एक यूनिफॉर्म मार्केट में तब्दील कर देता है। इसमें 17 प्रकार के टैक्सेज और 23 प्रकार के सरचार्ज और सेस को शामिल करके वन टैक्स वन सिस्टम लागू किया गया है। इसमें वस्तु के रेट हर राज्य में अलग अलग नहीं होते, बल्कि पूरा देश में एक ही वस्तु का एक रेट होता है। मुख्यतः जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स होता है, यानी किसी प्रोडक्ट का को उसी राज्य के अंदर बेचा जाता है, तो उसे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं। उसमें जो जीएसटी कलेक्शन होता है उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है। जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। राजस्थान में हमारे एमसीएल के ब्रिकेट का उत्पादन किया जाता है और या पिलेट को, तो उसको राजस्थान के अंदर ही यदि बेचा जाएगा तो उस पर जी 5% का जीएसटी है। तो उस पर जीएसटी जो लगेगा उसमें सीजीएसटी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को 2.5% जाएगा और 2.5% एसजीएसटी के रूप में राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेगा। इसी तरह यदि राजस्थान से उस माल को उत्तर प्रदेश के लिए बेचा जाएगा तो उसमें आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्लीकेबल होगा। तो इस स्थिति में जो आईजीएसटी होगा, आईजीएसटी का कलेक्शन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा और 2.5% टैक्स केंद्र सरकार अपने पास रखेगी और 2.5% जो टैक्स होगा एसजीएसटी का पार्ट वो प्रदेश सरकार को मिलेगा, क्योंकि आईजीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है और जहां वस्तु का कंज्यूमशन होता है वही उसी राज्य को यह टैक्स मिलता है। और इसी तरह कोई बिजनेस यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत किया जाता है तो उस पर यूटीजीएसटी अप्लाई होता है और सीजीएसटी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। जीएसटी वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर आधारित है। इसमें 17 प्रकार के टैक्सेज और 23 प्रकार के सरचार्ज और सेस को खत्म करके वन नेशन वन टैक्स का सिस्टम को लागू किया गया है। इनमें मुख्यतः इंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सीएसटी यानी सेंट्रल सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, लोकल टैक्स, इंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स इत्यादि सभी प्रकार के टैक्स को खत्म करके इसमें शामिल किया गया है। यह हमारा जीएसटी मॉडल कनाडा से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली यह डुअल मोड पर काम करता है। इसमें एक टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और दूसरा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को जाता है, इसलिए इसे जीएसटी का डुअल मोड कहा जाता है। जीएसटीएन
जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क होता है, एक तरह से जीएसटी का बैकबोन होता है। जीएसटी के सारे कार्य इसी पोर्टल पर होते हैं। किसी डीलर को रजिस्ट्रेशन करना है, रिटर्न फाइल करना है, चालान जनरेट करना है, ई वे बिल का वेरिफिकेशन करना है, इनवाइस का वेरिफिकेशन करना है, रिफंड, इंटर स्टेट गुड्स ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करना है, अपील करना है। टोटल जीएसटी से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं इसी जीएसटीएन पोर्टल पर किया जाता है। जीएसटी वे बिल, जीएसटी में ई वे बिल का प्रावधान किया गया है। वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए रजिस्टर्ड डीलर द्वारा इसका जनरेशन किया जाता है। यह एक्चुअली दो पार्ट में होता है। इसके पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में इनवॉइस का डिटेल्स होता है, जिसमें कंसाइनर का पूरा नाम रहता है, उसका जीएसटी नंबर रहता है, कंसाइनी का पूरा नाम और जीएसटी नंबर रहता है, और एचएसएन कोड को इसमें डिक्लेयर करना पड़ता है। एचएसएन कोड के माध्यम से कमोडिटी का टैक्स रेट उसमें कैलकुलेट किया जाता है। यदि एक ही टैक्स इनवाइस में कई तरह के कमोडिटीज जाते हैं और सबका टैक्स अलग अलग होता है, तो एचएसएन कोड के द्वारा उस वस्तु को कैटेगराइज करके और किस वस्तु पर कितना टैक्स है वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है वैल्यू के हिसाब से, और इनवाइस वैल्यू और वे बिल का वैल्यू मैच कर जाता है। इसी तरह पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स रहता है, जिसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हीकल नंबर और इसका डिस्टेंस जो है वो, इसका वैलिडिटी इसके डिस्टेंस के आधार पर तय किया जाता है। प्रत्येक 200 किलोमीटर के लिए एक दिन का वैलिडिटी तय किया गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यह 15 डिजिट का एक कोड होता है, जिसमें पहला दो कोड स्टेट को आइडेंटिफाई करता है, स्टेट कोड होता है। उसके बाद 10 डिजिट जो होता है डीलर का पेन नंबर होता है, और उसके बाद का लास्ट का 3 नंबर यूनिक कोड होता है। तो यदि इसको हम लोग एमसीएल की तरफ देखें तो महाराष्ट्र में एमसीएल का रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो महाराष्ट्र का स्टेट कोड 27 है। उसके बाद में 10 डिजिट का एमसीएल का पेन नंबर है, उसके बाद 3 अंक जो है इसका यूनिक नंबर होता है। इसी तरह बिहार का स्टेट कोड 10 है, उत्तर प्रदेश का स्टेट कोड 09 है, पश्चिम बंगाल का स्टेट कोड 19 है, असम का स्टेट कोड 18 है। जीएसटी में एचएसएन कोड, जीएसटी का एचएसएन कोड को कहा जाता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यह वस्तुओं को कैटेगराइज करने के लिए और स्पेसिफाई करने के लिए एचएसएन कोड का उपयोग किया जाता है। यह 4 से लेकर के 8 डिजिट का एक कोड होता है। 5 करोड़ के टर्नओवर के नीचे के लिए 4 डिजिट का एचएसएन कोड का प्रयोग किया जाता है, और 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर के लिए 6 डिजिट का एचएसएन कोड उपयोग किया जाता है। इसी तरह सर्विस को स्पेसिफाई और कैटेगराइज करने के लिए सैक कोड यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड का उपयोग किया जाता है, कि जिम में किसी ट्रेनर द्वारा दिया जाने वाला सेवा सर्विस टैक्स के दायरे में आता है। पिछले साल सितंबर 2025 में जीएसटी के स्लैब को कम करके, जहां जीएसटी के 5 स्लैब हुआ करते थे, 0%, 5%, 12%, 18% और हाईएस्ट 28%, उसको कम करके 3 स्लैब में लाया गया है। 5% इसेंशियल गुड्स के लिए, 18% सामान्य उपभोग की वस्तुओं के लिए, और लग्जरी आइटम पर अधिकतम 40% का टैक्स लगाया गया है। जीएसटी में एग्रीकल्चर सेक्टर का खास ध्यान रखा गया है। जहां ट्रैक्टर पार्ट्स पर 18% टैक्स हुआ करता था, उसको कम करके 5% के दायरे में यानी कि मिनिमम किया गया है। इसी तरह सिंचाई में उपयोग होने वाले इरिगेशन पार्ट्स, बायोपेस्टिसाइड्स इत्यादि को 12% से घटा करके 5% के टैक्स दायरे में लाया गया है। नेपियर, नेपियर एक बहुवर्षीय फसल होता है। इसको एक बार लगाने के बाद कई सालों तक इसका हार्वेस्टिंग किया जा सकता है, और यह कार्बन का सिक्वेस्टर होता है। वायुमंडल में जितने भी कार्बन होते हैं उसको अवशोषित करके ये जमीन में कार्बन और नाइट्रोजन और खनिज लवण का फिक्सेशन करता है, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध होता है। नेपियर को एग्जेम्प्टेड लिस्ट में रखा गया है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, इसको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है। वहीं नेपियर से बने पिलेट पर मिनिमम 5% का जीएसटी रखा गया है। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी को मॉनिटर करने के लिए जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया गया है। इसके 33 सदस्य होते हैं। केंद्र के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। 28 राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। और यूनियन टेरिटरी जहाँ की विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली,
पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, वहां से इसके 3 सदस्य होते हैं। इस तरह के कुल मिलाकर के इसके 33 सदस्य होते हैं। किसी वस्तु को के टैक्स रेट को कम करना है या बढ़ाना है, इसका निर्णय जीएसटी काउंसिल के पास होता है। किसी तरह के राज्यों के बीच किसी तरह के टैक्स डिस्प्यूट को समाधान करने के लिए इसे जीएसटी काउंसिल के पास ही पावर होता है। धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिनको सुनने के लिए सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, एमसीएल के रचनाकार, एमडी, सीईओ आदरणीय शाम सर। यह मंच आपके स्वाधीन है। थैंक यू सुरेंद्र जी। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गुलो फिर से एक बार आपका ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हो। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ। शुरुआत करते हैं एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों एमसीएल ने फंडिंग की पूरी तैयारी की है। एमसीएल ने फंडिंग का पूरा इंतजाम किया है। एमसीएल ने अपने पूरे परिवार के लिए, यानी सभी एमएसएस, एमवीपी और एमपीओ के लिए एक बिजनेस रोडमैप निर्माण किया है। और इस बिजनेस रोडमैप को पूरा करने के लिए जो फंडिंग चाहिए उसका पूरा इंतजाम एमसीएल ने किया है। इस फंडिंग की पहली किस्त या पहला ट्रांच भी हमें प्राप्त हुआ है और इसे इस्तेमाल करने के लिए जो परमिशन चाहिए वो भी हमें मिल चुकी है। हमारा यह काम अभी बैंकिंग स्तर पर है। बैंकिंग स्तर पर अगर नई कंपनी या कोई कंपनी पहली बार फॉरेन से फंड ले रही है, इतने अच्छे बड़े स्केल में ले रही है, तो उसके लिए एक गाइडलाइन, उसके लिए एक चेक लिस्ट गवर्नमेंट ने जारी की है। उसके अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट की जो आवश्यकता होती है, उस अलग अलग डिपार्टमेंट की जो डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क वो करना होता है और उनसे अप्रूवल लेना होता है। दोस्तों हमने हर डिपार्टमेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क वो कंप्लीट किया है। अभी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क बाकी नहीं है। इन सभी ने सिर्फ एक डिपार्टमेंट छोड़ के सभी डिपार्टमेंट ने हमें अप्रूवल भी दिया है। एक जो डिपार्टमेंट है उसने आज की जो लीगल परिस्थिति, जो लीगल इश्यू एमसीएल के साथ है, उसके बेस पे एक रिपोर्ट का निर्माण किया है और जिस रिपोर्ट के आधार पर हमें कंडीशनल अप्रूवल मिल रहा है। अब एक कंडीशनल अप्रूवल में कंडीशन यही है कि उस रुपए का, उस फंड का हम सही दिशा में, सही पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल करें और उसका रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को, आरबीआई को और बैंक को सबमिट करें। दोस्तों अगर ये कंडीशन नहीं भी होती तो भी हमारी इन्वेस्टर की टीम पूरी तरह से ये जो फंडिंग के ट्रांचेस, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका यूटिलाइजेशन, इसको इस तरह से इसको कंट्रोल करने वाली है कि वो सुनिश्चित करेगी कि हर एक रुपए को हम सही दिशा में, सही पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोस्तों ये पूरी जो प्रोसेस हो रही है, ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, ये पहली बार और आखिरी बार है। और ये जो हमारी फंडिंग है, हमारे एग्रीमेंट में जो फंडिंग राशि है, उस पूरे राशि के लिए ये सब प्रोसेस हो रही है। एक बार जैसे ही इस डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत हो जाएगी तो हर ट्रांच में हमें सिर्फ यूटिलाइजेशन रिपोर्ट देना है, लेकिन हर ट्रांच फिर स्मूथ और एफिशिएंट होने वाला है। दोस्तों आज हमारे काम का स्टेटस यह है कि इस हफ्ते 31 मार्च की वजह से, ये फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग की वजह से, जो भी हमारे बैंकिंग के संलग्न जो डिपार्टमेंट थे, जो ऑफिशियल्स थे, वो बिजी थे। उसके बाद अभी इस हफ्ते में छुट्टियां थी, आज भी छुट्टी है, तो हमारे काम की शुरुआत फिर से सोमवार से होगी। और इस हफ्ते हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में हमारा ये काम कंप्लीट होकर हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरुआत करेंगे और जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जैसे ही दोस्तों इस डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होती है, हम सबको मिलके जो भी लेजिटिमेट, जो एमसीएल की जो लेजिटिमेट लायबिलिटी है उसको तो हम पूरा करके करेंगे ही, लेकिन उसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हम मिलके अपने बिजनेस रोडमैप को पूरा करें। दोस्तों सभी अथॉरिटीज जो अभी हमें मॉनिटर कर रही है, सभी लोगों का एक ही कहना है कि आप जल्द से जल्द इस बिजनेस रोडमैप को कंप्लीट कीजिए। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस अच्छे विजन और मिशन के साथ हमें काम कर रहे हैं। लेकिन एक बार हमने इस बिजनेस रोडमैप को पूरा किया, जिसके तहत हमें हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर एमवीपी, हर एमएसएस,
हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, जिसमें कम से कम 200 एमकोल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट होंगे। एक एक बार हमने एक काम कर दिया तो हम एस्टैब्लिश करेंगे अपने आप को एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज देखिए, पैसे लेने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए हमें कितनी दिक्कत, कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक बार इस बिजनेस के साथ अगर हमने एस्टैब्लिश किया कि मेरा क्लीनफिल्स लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड, सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, इनकी अपनी मार्केटिंग की यंत्रणा है, और इन्होंने इन सब काम करके इनका ये रिपोर्ट कार्ड है, ये उनका रेवेन्यू है, ये इनका प्रॉफिट है। तो एक बार इस अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ हमने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, तो उसके बाद प्रॉब्लम, ये फंड रिसीव करने के लिए जो चैलेंजेस, वो तो हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट लेवल के जो फंडिंग होगी, उसके लिए सभी यंत्रणा, ये सभी अथॉरिटीज हमारी मदद करेंगी। दोस्तों, आने वाले दिनों में इस सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी करके एमसीएल उभरने वाली है, और ऐसी परिस्थिति हो गई कि कई राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारी इस कंपनी में निवेश करने के लिए उत्सुक होंगे। यानी हमें तय करना होगा कि हम किसके पैसे को हाथ लगाए या उनको ले। और इन सभी परिस्थिति में, इन सभी चीजों में ये सभी अथॉरिटीज हमारी मदद करेगी। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आने वाले दिनों में जब हमें एमसीएल को आईपीओ में लिस्ट करना है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फायदा या काम ये सभी मॉनिटरिंग करेंगे, व्यवस्थाएं करेगी। तो ये जो फंडिंग का इशू है ना, फंडिंग का इशू बेसिकली एक बहुत ही टेम्पररी इशू है जो हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व होने वाला है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ की विनती है कि ये फंडिंग का जो इशू है ना, इसके बारे में आप 1% भी, बिल्कुल कोई टेंशन, कोई चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सबसे पहले तो ये काम हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये फंडिंग के जो स्केल है वो भी इतना अच्छा खासा है कि हम ये सभी लायबिलिटीज को पूरा करके प्रॉपर बिजनेस रोड मैप, जो बिल्ड हमें करना है, जो कंपनी हमें बिल्ड करनी है, उसको हम पूरा करेंगे। तो दोस्तों, बस कुछ ही दिन, और जैसे ही इस फंडिंग की शुरुआत हो जाएगी ना, तो अपनी ये जो कम्युनिकेशन है, जो अभी कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है, ये भी शुरुआत हो जाएगी। ये सिर्फ मेरे कम्युनिकेशन की बात नहीं, मैं तो कम्युनिकेशन करके आपके साथ एक काम करने के लिए रहूंगा ही, लेकिन एज अ कंपनी का जैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए, कंपनी का ऑफिस होना चाहिए, कंपनी के स्टाफ होना चाहिए, और जिस तरह से कम्युनिकेशन हर एक हमारे उद्योजक के साथ होना चाहिए, उसकी शुरुआत हम जल्द से जल्द करेंगे। जल्दी ही ये फंडिंग का इशू हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, और हम सब लोग मिलकर सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे, वो है हमारा विजन, मिशन, वो होगा हमारा बिजनेस। और दोस्तों, हम बिजनेस भी करेंगे ना, तो बिजनेस का हमारा तरीका एक आंदोलन की तरह होगा, एक क्रांति की तरह होगा, क्योंकि वही एक तरीका है, वही एक सोल्यूशन है कि जिसकी वजह से हम एक, जिस पर्पज के साथ हमने इस ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है ना, वो पर्पज कहीं ना कहीं हम अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, हमने एमसीएल की शुरुआत पैसे कमाने के लिए या सिर्फ बिजनेस करने के लिए नहीं की। हमने एमसीएल की शुरुआत इसलिए की कि हम मिलकर हमारी माँ को, इस दुनिया को, इस ग्लोबल वार्मिंग से, इस क्लाइमेट चेंज से बचाए। और उसका सोल्यूशन है कि अगर हमको दुनिया को इस संकट से बचाना है, तो हमें ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए नष्ट करके कृषि आधारित या सस्टेनेबल अर्थव्यवस्था पे जाना होगा। और ये जो सोल्यूशन है, आज प्रॉब्लम इतना बढ़ चुका है और दिन ब दिन इतना गहरा होता जा रहा है कि हमें इस सॉल्यूशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्पीड के अनुसार, बहुत ज्यादा स्पीड से और बहुत बड़े स्केल पे काम करना होगा। और इसीलिए जरूरी है ये आंदोलन। आंदोलन यानी मोर्चा नहीं निकलना या जुलूस नहीं निकलना, आंदोलन यानी बिजनेस ही करना है, लेकिन आंदोलन के तरीके से करना है। और ये बिजनेस हम नहीं, बिजनेस लोग करेंगे, बिजनेस से कस्टमर्स करेंगे। मंच होगा एमसीएल का, दिन रात बिजनेस करेंगे हम, और दिन रात बिजनेस करके ये जो तेल आधारित चीजें उसको रिप्लेस करेंगे। पूरी दुनिया को इस बिजनेस के माध्यम से बता देंगे कि हर वो चीज जो आज तेल से बन रही है, उसे 100% हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसी चीजों के साथ जो कृषि से बनेगी, जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान बनाएगा, और जो हमारी जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा भी करेगी, लेकिन साथ ही इस प्रकृति का ख्याल भी रखेगी। और दोस्तों, इस आंदोलन के माध्यम से बिजनेस होगा सर, और ये बिजनेस करेंगे लोग। दोस्तों, इस बिजनेस में, इस पूरे प्रोसेस में जो हमारी जिम्मेदारी होगी ना, वो जिम्मेदारी होगी कि हम वो मंच का निर्माण करें, वो मंच जिसके ऊपर लोग मिलके इस आंदोलन के माध्यम से इस संकट से दुनिया को बचाए। अभी बिजनेस की अगर हम सिर्फ बात करें ना, तो इस पूरे प्रोसेस में आने वाले दिनों में
हमें बिल्कुल इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि कौन सा बिजनेस करना है या कौन सा प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर गांव या तहसील में तैयार करना है, कितने स्केल में तैयार करना है, उसको बेचना कैसे है। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस मंच पे आए हुए जो लोग हैं ना, ये यही वो सब कुछ करेंगे। हमारे गांव में कौन सी वो चीज है जो हम बना सकते हैं, जिसके लिए हमारा किसान रॉ मटेरियल तैयार कर सकता है, जो जो हमारे गांव के लेवल पे या तहसील के लेवल पे हमारी महिलाएं उसको तैयार कर सकती है। उस प्रोडक्ट के माध्यम से हम इस तेल आधारित चीजों को या तेल के प्रोडक्ट्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये सब लोग तय करेंगे। ये हमारे युवा हो गए वहां के, उस गांव के, उस शहर के, उस तहसील के, कि जो इसका प्रमोशन करेंगे और तेल आधारित चीजों को रिप्लेस करेंगे। दोस्तों, हमारी जो जिम्मेदारी होगी ना, कि हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम ऐसे मंच का निर्माण करें कि वो मंच हर व्यक्ति को, हर परिवार को लगना चाहिए कि ये हमारा मंच है। इस मंच में काम करके, इस मंच पे बिजनेस करके मुझे, हम हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको 100% हमें सॉल्व करना है। एक ऐसा मंच हमें तैयार करना होगा जिसके ऊपर लोग 100%, 100% भरोसा रखें, 100% विश्वास रखें कि इन्होंने जो कमिटमेंट किया वही करते हैं और वो करेंगे। दोस्तों, वो मंच होगा, मंच है वो 5E मिशन का मंच। और इस मंच के माध्यम से हमें बिजनेस सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें, लोगों के ये प्रॉब्लम सभी सॉल्व करें, और उसके साथ ही साथ हम इस प्रकृति को, इस दुनिया को इस संकट से बचाएं। दोस्तों, 5E मिशन का मंच वो मंच होगा कि जिस मंच के ऊपर ये सभी लोग एक होके एक दिशा में काम करेंगे। दोस्तों, एमसीएल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि जब से हमने इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की है, हम पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं पर्यावरण के लिए। हमने जो भी काम किया, जो कुछ किया, वो सिर्फ पर्यावरण के हित हित में किया। लेकिन एमसीएल की शुरुआत करने के पहले भी 10 साल तक हमने ये काम किया। इसकी शुरुआत तब हुई जब मैं यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए, आईएएस की पढ़ाई करने के लिए मैं दिल्ली गया था। और दिल्ली जब गया तब मैं कुछ ऐसे साइंटिस्ट लोगों के कांटेक्ट में आया जो उस टाइम के राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उनके टीम के सदस्य थे। और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे किस तरह से आने वाले दिनों में ये ग्लोबल वार्मिंग का संकट है पर्यावरण के ऊपर और पूरी दुनिया पे आने वाला है, और कितना जरूरी है, कितना अहम है आज से इस चीज के ऊपर काम करना। कितना जरूरी है कि ये जो फॉसिल फ्यूल है, इस फॉसिल फ्यूल को पूरी तरह से स्टॉप करना और उसको रिप्लेस करना सस्टेनेबल बायोफ्यूल के साथ। और दोस्तों, उनके प्रभाव से उस दिनों से फिर मैंने पूरी तरह से डिसाइड किया कि मैं पूरी जिंदगी भर बस इसके लिए काम करूंगा। और तब से लेके तब जब हमने शुरुआत की, जब हमने काम किया, तो एक एनजीओ जैसे ही काम किया। देखिए, आज हजारों की तादाद में एनजीओ है जो पर्यावरण के विषय में काम करते हैं, और वो जिस तरह काम करते हैं वो सब काम हमने किया। हम लोगों के पास जाते, उनको अवेयर करते इस संकट के बारे में, बताते इस संकट के बारे में, बताते कितनी जरूरत है इस फोसाइल फ्यूल को दूर करने की और बायोफ्यूल को अपनाने की। हम इंडस्ट्रीज में जाते, मुंबई के आसपास जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी इंडस्ट्रीज थी वहां जाते, और इंडस्ट्रीज वालों को इनके बारे में बताते। पूरे इंडस्ट्रीज के जो भारत के लेवल पे जो एसोसिएशन है, सीआई है, फिक्की है, इस एसोसिएशन में हम जाते, अलग अलग कॉन्फ्रेंस में हम प्रेजेंटेशन देते। एक तरफ वो काम करते और दूसरी तरफ बायोफ्यूल ये तैयार करने में, इसमें जो रिसर्च हो रही थी, ये सभी साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे थे वहां भी हम लोग काम करते। यानी मैं पहली बार खेतों में गया खेती की जेट्रोफा उगाने के लिए, और जिससे हमने बायोडीजल बनाया। उसके बाद अलगे बेस्ड दुनिया का ऑलमोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट जो प्रोजेक्ट है वो हमने तैयार किया अलगे पॉन्ड्स का। उसके बाद हर एक जो वेस्ट मटेरियल है उसे कैसे हम बायोफ्यूल तैयार कर सकते हैं और किस तरह से बायो सीएनजी और सब चीजें कर सकते हैं, इसके ऊपर काम किया। इतना ही नहीं, तो उसके बाद जब मैंने प्रशासन ज्वाइन किया, तो प्रशासन में भी फॉर्चुनेटली मैं नगर पालिका प्रशासन का प्रमुख था कुछ दिनों के लिए उस जगह पे। और मंत्रालय में भी पर्यावरण के डिपार्टमेंट में जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स थे उनको मिलता था, मैं उनको बताता था कि कितना जरूरी है पर्यावरण के लिए काम करना, कितना जरूरी है ग्लोबल वार्मिंग, इस क्लाइमेट चेंज, इस दुनिया को बचाना। ये सब काम करने के बाद, ये 10 साल तक एक एनजीओ जैसे काम करने के बाद एक चीज अच्छी तरह से पता चली, और वो ये थी कि अगर सच में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूट करना है, तो उसका सिर्फ तरीका ये होगा कि हमें ये बायोफ्यूल का निर्माण करना होगा और इसको बेचना होगा। और इस बायोफ्यूल के साथ इस फॉसिल फ्यूल को यानी पेट्रोल डीजल को
रिप्लेस करना होगा। यानी ये हमें एक बिजनेस करके ही करना होगा, तभी जाके हम अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ सब्सटेंशियल इस विषय में कर सकते हैं। और फिर हमने शुरुआत की एमसीएल की। 2012 में हमने एमसीएल की स्थापना की। और जैसे दोस्तों टेक्निकल नेटवर्क इश्यू की वजह से शाम सर हमसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं अंतिम पड़ाव की ओर। और मैं धन्यवाद करता हूं श्याम सर का कि आज जिस तरीके से उन्होंने हम सबको एक एहसास और एक सबको मजबूत बनाया अपने आज के इस वेबिनार के माध्यम से, कि ये बताया कि हम काफी करीब हैं और कुछ ही दिनों के अंदर हम अपने हर सपने को साकार करेंगे। और उन्होंने अपनी बोलते हैं कमिटमेंट को स्टे रखा है और साथ ही साथ हम सबको एक आश्वासन दिया है कि मजबूत तरीके से लड़ना है और मजबूत बनके हमें खड़ा रहना है। तो मैं आज धन्यवाद करता हूं आज की जो स्पीकर है छाया मैडम। उन्होंने उनकी स्टोरी के माध्यम से हमें ये बहुत सारा चीजें प्रेरित किया है और चीजें को कि किस तरीके से रोजगार हमारे एंड तक, हमारे ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया जा सकता है और किस तरीके से हम अपने कार्य को और मजबूत बना सकते हैं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करूंगा हमारे को स्पीकर सुरेंद्र यादव जी का, जिन्होंने आज जीएसटी के माध्यम से हमें अवगत कराया कि क्या क्या चीजें जरूरी है और किस तरीके पे, किस स्तर पर और किस कोड हमें यूज होते हैं हमारे जीएसटी और टैक्स के माध्यम से। तो मैं धन्यवाद करता हूं हर उस शख्स का जो आज इस वेबिनार को सफल बनाया। मैं वेबिनार टीम का धन्यवाद करता हूं कि प्रियेश जी, संतराम जी, डॉक्टर आशीष जी, डॉक्टर वर्षा और मैं प्राजक्ता खंदारे जी। मैं धन्यवाद करता हूं सीनियर कंसल्टेंट, एमवीपी, एमएसएस, एमपीओ ओनर्स और सभी मेरे किसान भाइयों कि आपने अपना कीमती समय आज के इस वेबिनार के लिए दिया। और साथ ही साथ मैं 2 लाइनों के माध्यम से ये वेबिनार को अंतिम पड़ाव की ओर लेके जाऊंगा, एक छोटी कविता के माध्यम से, जो हमें डेली बोलते ना कि हम आज ग्राउंड वर्क पे हम फेस कर रहे हैं। सब बुरा हो जाने के बाद भी कुछ अच्छा हो जाने की आस रखना। सब देते हैं ताने, देने दो, तुम बस अपने ऊपर विश्वास रखना। हिम्मत टूट जाती है बीच बीच में, तुम्हें खुद को ही खुद से उठाना पड़ेगा। कहने को तो सब साथ होंगे तुम्हारे, पर लड़ने अकेले तुम्हें ही जाना पड़ेगा। तो बांध लो गांठ इस बात की, बहते रहना जरूरी है। कोई तुमसे कहे या ना कहे, पर तुम कर लोगे सब, ये खुद से कहना बहुत जरूरी है, खुद से कहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों लेता हूं यहीं से विदा और मिलते हैं अगले शुक्रवार कुछ नए स्पीकर्स के साथ और कुछ नए धमाकेदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जबरदस्त रहे। आप सबको इस मिट्टी का वास्ता है, एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम का रास्ता है। और यह घोषित करता हुआ आज का वेबिनार यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय एमसीएल।